पढ़ेंगे बेटा इन सभी चीजों को फिजिकल वर्ल्ड में। तो फिर से समझिए, इन दिस चैप्टर, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, क्लास 11। फिजिक्स इज द किंग ऑफ द साइंस या किंग ऑफ द सब्जेक्ट। रीजन क्यों कहा गया? जो चीज बेटा आप मैथ्स में बाद में पढ़ोगे बेटा, फिजिक्स में वो चीज सबसे पहले आप पढ़ोगे। फिजिक्स में वो चीजें आप सबसे पहले पढ़ोगे, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, बायनोमियल थ्योरम हो, ठीक है ना? इन सभी चीजों को आपको प्रॉपर लेवल में लेकर के प्रोसीड करना होगा। इन सभी चीजों को अच्छे से आपको समझना होगा। तो जब आप इन सभी चीजों को लेकर के चलोगे, आगे बढ़ोगे, तो ही ये चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट हैव अ फिक्स फिजिक्स। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक फिक्स साइज और शेप होता है। उस साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग वो अपनी फिक्स कंडीशंस को फिक्स मैनर में एक प्रॉपर्टी को कंटेन करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं उसकी। कैसी प्रॉपर्टी बोलते हैं? फिजिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब द प्रॉपर्टी विच इज रिलेटेड टू इट्स फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब बनावट, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं, फिर ऑन द बोर्ड हम आएंगे। चलिए देखते हैं बेटा यहाँ पे हम इस चीज को। जब इसको पिक करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर जो आपको दिया गया वो क्या है? अभी तो वो ट्रांसफर नहीं हुआ है मान लीजिए। चलिए कोई बात नहीं। देखिए फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे? फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द साइंस। साइंस क्या है, ठीक है? तो वर्ड साइंस जो है बेटा, वो साइंसिया वर्ड से निकाला गया है। लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बेटा, जो संस्कृत के एक वर्ड विजनन से बना हुआ है। किस वर्ड से? विजनन से, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम साइंस देखते हैं क्या है। साइंस जो है वो एक ऐसी ब्रांच होती है जो किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की कंप्लीट स्टडी देता है। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की, बेटा एक बार जल्दी से आप लोग ग्रुप में सबको एक्टिव कर दीजिए कि जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाए बेटा। फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास इस तरीके से लीव करना सही नहीं है, ठीक है ना? चलिए तो देखिए साइंस क्या होता है? परफेक्ट स्टडी। हाँ बेटा आदिति बताएं। अच्छा बेटा दिख नहीं रहा है, चलिए ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए बेटा, बेटा एक मिनट मैं उसको सही कर रहा हूँ। अयान बेटा आप अपना माइक ऑफ करिए। तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट पार्ट जो आपको मिल रहा है दैट इज साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, या साइंस इज द परफेक्ट नॉलेज ऑफ एनीथिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करके अगर आप उसके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज अटेन करते हो तो उसी को बेटा हम लोग बोलते हैं साइंस, ठीक है ना? सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज की सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट नॉलेज जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साइंस बोलते हैं, ठीक है ना? किसी भी ऑब्जेक्ट की सिस्टमेटिक और कंप्लीट नॉलेज को ही हम लोग साइंस बोलते हैं। तो साइंस में देखिए बेटा, हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं साइंस में। जैसे पहला होता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना? साइंस में बेटा पहली चीज जो होती है वो ऑब्जर्वेशन है। जब तक आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आप
साइंस के फर्स्ट प्रायर पार्ट पे वर्क करना स्टार्ट नहीं कर सकते हो। सेकंड जो होता है बेटा, ऑब्जर्वेशन के बाद आपको दिया जाता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। सेकंड होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ऐसा क्यों कहा गया कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट? बेटा ये सब सिलेबस का पार्ट नहीं है, अभी परेशान मत होइए। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जो है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट को इतने प्रॉपर और बड़े लेवल पे आप नहीं लेकर के जाएंगे जिसमें आपको किसी तरीके से प्रॉब्लम हो या फिर उस एक्सपेरिमेंट का कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके सोशल सराउंडिंग में दिखाई देने लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो साइंस का सेकंड पार्ट रहा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड होता है बेटा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसके बारे में मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं ना कि साइंस अगर है, मतलब समझिए कि अगर आपके पास सोचने समझने की एक फिक्स एबिलिटी है तो साइंस का होना कंपलसरी है, ठीक है ना। और अगर आप सोच समझ नहीं सकते हो, कहने का मतलब कि आप सेंसलेस हो, जिसको नॉनसेंस बोला जाता है, नहीं आप लोग हो नहीं एक्चुअली, बस ऐसे ही डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना। तो सेंसलेस हो तब साइंस का एग्जिस्टेंस जरूर, मतलब नॉन साइंस। नॉनसेंस किसे कहते हैं? नॉन साइंस, यानी जो साइंस लेस बात, बेसलेस बात करे उसी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आई बात समझ में? नेक्स्ट पार्ट क्या रहा बेटा आपके पास? नेक्स्ट पार्ट होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो भी चीज आप कर रहे हो ना वो मैथमेटिकली प्रूफ करिए, मैथमेटिकली बताइए कि कैसे आप कर रहे हो, ठीक है ना। इसको आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल मॉडलिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब समझिए फिजिक्स जो है वो हर चीज कंटेन करती, ऐसे ही नहीं फिजिक्स सबसे ट्रिपिकल नहीं है, एक्चुअली ये इतने स्टेप्स कंटेन करती। जैसे जब आपको कहीं पर कोई डिसीजन लेना हो कि ये टॉफी या ये टॉफी, ठीक है, तो आप कहते हो ये टॉफी जाओ खा लो, ठीक है। लेकिन जब बात आपकी आती है कि विच केक, दिस केक और दिस केक, तो आप बहुत सी चीजें सोचते हो, बहुत सी चीजें जानते हो। तो बस वही चीजें आपको यहाँ पर भी मिलेंगी, वही चीजें आपको यहाँ पर भी मिलेंगी, ठीक है ना। तो बस इन सारी चीजों को हमें देखना और समझना है। लास्ट पार्ट जो होता है बेटा वो होता है प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और falsification of the theories। वेरिफिकेशन और falsification ऑफ थ्योरीज, मतलब समझे आप? सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करोगे, किसी चीज को देखोगे, समझोगे, जानोगे कि वो हो क्या रहा है। फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होगा, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, एक वेल मैनर्ड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जिसके बेसिस पे आप उसे जस्टिफाई कर पाओगे कि ये एक्चुअली हो रहा है। फिर आपके पास होगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी जो ऑब्जर्वेशन किया आपने उस ऑब्जर्वेशन यानी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी यानी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना। आफ्टर दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी एक्चुअल कैलकुलेशन। ऐसा ना हो कि आपने चीजों को जज कर लिया कि ये ऐसे नहीं ऐसे होंगे। जैसे सोडियम को ही अगर हमने लिया, मैथमेटिकली अगर हमने कैलकुलेट नहीं किया कि वो कितनी हीट को जेनरेट करेगा, तो बेटा हम सोचेंगे कि थोड़ी बहुत हीट होगी, लेकिन बेटा वो तो एक्सप्लोजन करता है, एक्सप्लोड होता है, और बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अगर हम उसे वाटर में डाल दिए तो बेटा जल जाएंगे पूरी तरीके से। तो साइंस में मैथमेटिकल कैलकुलेशन और फिर उसके बाद उसके बेसिस पे या तो वो थ्योरी करेक्ट होगी या इनकरेक्ट होगी। अगर करेक्ट हुई तो वेरीफाइड, और अगर फॉल्स हुई तो फॉल्सिफिकेशन हो गया, यानी उसे गलत प्रूव कर दिया, रॉन्ग प्रूव कर दिया आपने। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके पास रहा, ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद देखिए आता है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? व्हाट इज द फिजिक्स? तो साइंस के बारे में इतना देखा हमने, ठीक है ना। साइंस फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, बायो भी हो सकता है, बट फिजिक्स जो है वो एक ऐसा, देखिए फिजिक्स का मतलब जो होता है बेटा, हिंदी में इसको भौतिकी बोलते हैं, ठीक है ना, भौतिकी। तो देखो बेटा नेचर से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है,
नेचर से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ना। टू नो अबाउट द नेचर, टू नो अबाउट द चेंजेस अकरिंग इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो चेंजेस हो रहे हैं, हमारे नेचर में जो चेंजेस हो रहे हैं, उन्हीं की स्टडी करना जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में भौतिकी, ठीक है, और इंग्लिश में फिजिक्स, ठीक है। भौतिकी का मतलब क्या हुआ? द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग, जो चेंजेस हमारे चारों तरफ हो रहे हैं उन्हीं का ऑब्जर्वेशन, उन्हीं का क्लियरिफिकेशन, उन्हीं का कैलकुलेटिव एनालिसिस, इसी को हम बोलते हैं बेटा फिजिक्स। द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग, दियर स्टडी इज नोन एज द फिजिक्स। या नेचुरल चेंजेस जो भी हो रहे हैं हमारी सराउंडिंग में, उन्हीं की स्टडी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि फिजिक्स वर्ड में सबसे पहले देखिए होता क्या है, बस सिर्फ और सिर्फ हमें ये समझना है कि कुछ डिफरेंट टाइप्स की चीजें इसमें होती हैं, ठीक है ना। जैसे अलग अलग चीजों की डिस्कवरी हुई, अलग अलग चीजों के बारे में हमने जाना समझा कि चीजें, जैसे टीवी को इन्वेंट किया गया, ठीक है ना, टेलीविजन को इन्वेंट किया गया, ठीक है, फोन को इन्वेंट किया गया। तो देखो बेटा, चीजों को इन्वेंट किया गया सही है, ठीक है ना, उनकी डिस्कवरी की गई सही है बेटा, लेकिन क्या वो प्रिंसिपल हमने बनाया? नहीं, हमने बनाया नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ उसको डिस्कवर किया। वो पहले से ही हमारे नेचर में किसी ना किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट कर रहे थे, हमारे नेचर में किसी ना किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं पे वो क्या कर रहे थे? एग्जिस्ट कर रहे थे। बस हमने किया क्या बेटा? एक प्रॉपर मैनर में हमने क्या कर दिया बेटा? उसे हमने उसे एक प्रॉपर मैनर में क्या कर दिया? अरेंज कर दिया, बस और कुछ भी नहीं किया। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे स्टीम इंजन। देखिए हर चीज का यहाँ पर, चलिए फिजिक्स में हम एंटर करते हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स हम सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स क्या है, फिर उसके बाद तीन चीजें हम जानेंगे यहाँ पे कि फिजिक्स हमारी जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लॉज को फॉलो करती है। 5 कंजर्वेटिव लॉज हैं बेटा, इसके अलावा कोई 6 कंजर्वेटिव लॉ हमारे पास नहीं होता है। तो देखिए फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो है बेटा वो हमारी सोशल सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस की स्टडी कराने वाली साइंस की एक ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच हेल्प्स टू स्टडीड, विच हेल्प्स टू स्टडीड अबाउट द चेंजेस अकरिंग इन आवर सराउंडिंग, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर विच हेल्प्स टू स्टडी, हेल्प्स टू स्टडी study about the change, about the changes occurring in our surrounding, in our नेचर और सराउंडिंग, ठीक है ना। ये हो गया, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? हम फिजिक्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? हम फिजिक्स बोलते हैं। अब फिजिक्स में हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद जब हम देखेंगे तो बेटा दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही हैं, हर चीज का होना, हर चीज का पढ़ा जाना, लिखा जाना, सुना जाना, डांस, म्यूजिक, टीवी, एरोप्लेन, इलेक्ट्रिसिटी, चलना, सोना, खाना, इवन करवट लेना, ड्रेसेस को पहनना, हमारी चॉइसेस, चीजों को देखना, चीजों को स्मेल करना, हर चीज में बेटा फिजिक्स है। इवन आप डाइजेशन के प्रोसेस में भी अगर देखोगे तो फिजिक्स का एक बहुत जनरल फंडामेंटल बेटा ग्रेविटेशन वर्क करता है। मतलब फिजिक्स के बिना हमारी सोशल सराउंडिंग में बेटा कुछ भी पॉसिबल नहीं। इवन बेटा आप लिख नहीं सकते हो, हमारी आवाज को सुन नहीं सकते हो, आप मोबाइल की हेल्प से मुझे देख रहे हो, आप देख नहीं सकते हो। ये सारी चीजें किसमें आती है? और हर चीज एक फिक्स प्रिंसिपल पे है। हर चीज जो है बेटा वो किस पे है? एक फिक्स प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है, एक फिक्स कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रही है। तो बस इसी चीज को हमें देखना, समझना और सुनना है। तो चलिए देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूं। जैसे मैं बात करता हूं स्टीम इंजन की। किसकी? स्टीम इंजन की। तो स्टीम इंजन होता क्या है? स्टीम इंजन होता है एक ऐसा पार्ट, ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पे वर्क करता है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पे। आप कहोगे ये क्या होता है बेटा? ये फिजिक्स का ही, मतलब कोई भी चीज अगर हो रही है हमारी सराउंडिंग में
तो वो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को बहुत अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करती है। जैसे अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करोगे, कहोगे ये बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा सिस्टम होता है जो सबसे ज्यादा एक्सटेंसियल अमाउंट में क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है, और उस हीट के हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन करते हो। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा किस पे वर्क करता है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पे। किस पे, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पे। तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पे ये प्रॉपरली वर्क करता है। किस पे करता है बेटा, ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पे। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट रेडियो एंड टेलीविजन है बेटा, ठीक है, रेडियो है एंड टेलीविजन है। ये बेटा डिटेक्शन एंड प्रोपागेशन ऑफ रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स के डिटेक्शन एंड ईएम वेव्स के डिटेक्शन एंड प्रोपागेशन पे डिपेंड करता है, प्रोपागेशन पे डिपेंड। अब देखो इसके अलावा भी बहुत से ढेर सारे लॉज दिए गए, बहुत से ढेर सारे प्रिंसिपल दिए गए। जैसे आर्किमिडीज ने कुछ लॉज दिए, कुछ लॉज जो है बेटा वो न्यूटन ने दिए, कुछ लॉज फैराडे ने दिए, कुछ लॉज आपके एडिशन ने दिए, कुछ लॉज जो है मिस्टर एंड मैडम क्यूरी ने दिया। तो बेटा ये सब जो डिफरेंट लॉज आपको दिए जा रहे हैं ये किसी ना किसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। कहने का प्रैक्टिकल मीन बड़ा सिंपल सा रहा कि ये सारी चीजें जो है बेटा ये फिजिक्स के किसी ना किसी स्पेसिफिक लॉ को फॉलो करती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो भी फिजिक्स में चीजें पाई जाती हैं बेटा वो किसी ना किसी स्पेसिफिक पार्ट से रिलेट करती हैं, ठीक है ना। यानी एक पॉइंट में अगर लिखूं, एवरी रूल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन एनी नेचुरल रूल। हर चीज को देखो बेटा, जैसे अब न्यूटन के लॉ की मैं बात करता हूं। न्यूटन का लॉ आपने सुन रखा है, न्यूटन का लॉ अगर नहीं होगा तो बेटा हमारा चल पाना पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। न्यूटन का लॉ करता क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेटा बताता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो हमें कोई चेंज नहीं होगा। कितना अच्छा होगा बेटा, समझिए अगर मैं रोड पे चल रहा हूं और कभी थकूं ही ना, ठीक है ना, कभी थकूं ही ना, तो कितना अच्छा होगा बेटा, मैं यहाँ से दौड़ना शुरू करूं और बढ़िया पता चला कि आज रात में दौड़ना शुरू किए और एक हफ्ते बाद बिना थके हुए रुके हुए अमेरिका पहुंच गए, ठीक है ना। अमेरिका में गए, वहां पर जिनसे मिलना मिलाना है मिले मिलाए, फिर वापस चले आए। लेकिन बेटा फ्रिक्शन के रीजन से ऐसा पॉसिबल नहीं, फ्रिक्शन हमें थोड़ी देर में थका देता है, और अगर नहीं होगा तो समझो क्या होगा, आपने कोई काम शुरू कर दिया तो रुकोगे कैसे, फ्रिक्शन के रीजन से ही तो रुकते हो, खुद ही समझिए। स्लिपरी रोड पे आपका रुक पाना टफ है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन कम है। क्या है, फ्रिक्शन कम है। अब सोचो अगर फ्रिक्शन होगा ही नहीं तब कैसे रुकोगे, ठीक है ना। फ्रिक्शन के रीजन से ही आप करवट बदल पाते हो, ठीक है ना। अगर फ्रिक्शन होगा ही नहीं, हाउ कैन यू चेंज द साइड, ठीक है। ब्रेक अप्लाई कर दिया, बाइक स्लिप करके गिर गई, आपने कहा कि वो उसके टायर जो थे वो घिस गए थे जिसके रीजन से सही फ्रिक्शन नहीं मिला, यानी फ्रिक्शन कम मिला तो गिर गए। सोचो फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो क्या होगा, तो वहां पर हर जगह पे एक ऐसा अपोजिंग फोर्स होता है जो आपको वर्क करने से रोकेगा। समझो इस चीज को, हमें पता है कि रेजिस्टेंस होता है जिसके रीजन से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अफेक्ट होता है, लेकिन अगर अफेक्ट ना हो यानी रेजिस्टेंस हो ही ना तो कितना अच्छा रहे बेटा। लेकिन ये चीज जाननी जरूरी है कि रेजिस्टेंस के ना होने पर किसी भी तरीके से बल्ब को आप जला ही नहीं पाओगे। रीजन समझो बेटा, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो देखो हीटिंग इफेक्ट, जूल का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा कि नहीं, H=I²RT। आई तो होगा, टी भी होगा, लेकिन आर जीरो हो जाएगा, और आर जीरो हो गया तो हीटिंग इफेक्ट कितना हो गया, जीरो हो गया। और हीटिंग इफेक्ट बिना हीट के लाइट का होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। बल्ब ग्लो करेगी ही नहीं, बल्ब ग्लो करेगी ही नहीं। तो बड़ा सिंपल सा, रेजिस्टेंस के बिना इलेक्ट्रिसिटी का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के बिना हमारा चल पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एयर के रेजिस्टेंस के बिना साउंड का यहां से वहां तक जा पाना पॉसिबल नहीं है, फैन का चलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड पे फ्रिक्शन, तो देखो बेटा जितने भी अपोजिंग कॉजेज हैं वो सब एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मतलब समझो
रिस्ट्रिक्शन कैसे होता है बेटा, हम जो काम कर रहे हैं हम लगातार उसे करते रहना चाहते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। समझिए, आप रात में सोए, सो गए, सुबह उठे, फिर अभी उठने के बाद फिर से सोने का मन कर रहा है, फिर से आप लेट जाओ, 2 घंटे फिर से सो लो, फिर उठोगे तो और थका हुआ खुद को फील करोगे और सोना चाहोगे। तो हो क्या रहा है बेटा, जितनी बार आप लेट रहे हो, मतलब देखो नेचर क्या कर रही है, आप लेटे हो तो लेटे ही रहना चाहते हो, कब तक, एवर लाइफ, कभी थकोगे, मतलब थक तो रहे हो आप लेकिन उठने का मन नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर होने वाले चेंजेस को हमेशा अपोज करते हैं, ये हमारा नेचुरल चेंज है बेटा। हम मूवी देख रहे हैं तो हम चाहते हैं मूवी देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, उबते, मतलब देखो नई नई अच्छी अच्छी मूवीज आती जाएं, हम देखते जाएंगे, थक जाएंगे लेकिन हम और देखना चाहेंगे। और कब तक देखेंगे? जब तक कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। रात में हम सोना नहीं चाहते, सुबह उठना नहीं चाहते। जब हम पढ़ने बैठते हैं, कभी कभी तो मूड करता है बच्चों का पढ़ने का, जब पढ़ने बैठते हैं किसी ने कहा जाओ खेल करके आओ, ये काम करके आओ, तो गुस्सा आती, कभी कभी तो मूड बना पढ़ने का, उसमें भी रोक दिया, उसमें भी टोक दिया ना। तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल बेटा, ये हमारी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द नेचुरल फेनोमेना। हम जो भी करने जा रहे होते हैं हम हमेशा उसमें कोई चेंज चाहते ही नहीं है। कब तक? अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स। कब तक हम नहीं उठते सुबह? जब तक सुबह मम्मी हाथ में तलवार लेकर के या पापा हाथ में, हाँ, जब तक डांट नहीं पड़ेगी तब तक हम उस, तो परमानेंट बेटा देखो, फिजिक्स जो है ना वो बहुत प्रैक्टिकल है हमारी लाइफ के, बस उसी चीज को जानना और समझना है हमें किस तरीके से। तो यहाँ पर हमने बताया कि जितनी भी चीजें हमारी सराउंडिंग में हो रही हैं, ठीक है ना, समझो फिजिक्स कितना फ्रेंडली है हमारे, इस चीज को समझो। एक छोटे से बच्चे से कहा कि बॉल को फेंको, वो लेगा ऐसे बॉल फेंक देगा। आप कहोगे बस और तेजी से फेंको, तो वो क्या करेगा बेटा, वो बॉल को तेजी से दौड़ के फेंकेगा। बोलोगे और तेजी से, तो वो ऐसे 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 बॉल को करेगा फिर फेंकेगा। समझो इस चीज को। यहाँ पर उस छोटे बच्चे को किसने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जितनी तेजी से तुम हाथ को घुमाओगे उतनी ही तेजी से तुम फोर्स लगाओगे। बेटा ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ था, जो 9th में पढ़ा है लेकिन अभी समझ में नहीं आया, वो सही सही समझ में आएगा 11th में। तो किसने बताया उस छोटे बच्चे को कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स? किसी ने नहीं बताया। दिस इज आवर बेसिक लाइफ, दिस इज आवर बेसिक नीड। आई बात समझ में? अब चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। जब हम फिर से आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या चीजें हम समझेंगे, देखो इसको। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाता है कि जब आप इसको आगे लेकर के चलोगे तो क्या जानोगे, कैसे जानोगे। बेटा देखो नेक्स्ट पार्ट में आपको कहा जाता है कि छोटे बच्चे को लीजिए और कहो कि बेटा बुलाओ किसी को, वो तेजी से चिल्लाएगा, वो और तेजी से चिल्लाएगा, वो और तेजी। उसे किसने बताया कि जितनी तेजी से चिल्लाओगे उतनी दूर तक तुम्हारी आवाज जाएगी? बेटा ये तो फिजिक्स का लॉ ऑफ प्रोपागेशन है कि जितनी तेजी से आप चीखोगे उतनी तेजी से पार्टिकल्स आपकी आवाज। चलो इसको भी छोड़ते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पिक करते हैं। आपने स्कूटी चलानी सीखी, किसने सिखाया कि टर्न पे स्कूटी को हल्का सा टर्न कर लेना, घुमा लेना, हल्का सा तिरछा कर लेना। या साइकिल, साइकिल किसने बताया कि जितनी तेज साइकिल चलाओगे जब मोड़ आए तो मोड़ के हल्का सा झुका लेना? ठीक है, किसी ने नहीं बताया बेटा। उसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग रोड या शार्प टर्न पे टिल्टिंग बोलते हैं। बेटा ये सब हमारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनको हम खुद से सीख जाते हैं, बिकॉज साइंस इज आवर बेसिक लाइफ, आवर बेसिक नीड। उसके बिना कुछ भी कर पाना, कुछ भी समझ पाना पॉसिबल नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप बात को? ठीक है, हर चीज में जिस दिन आप फिजिक्स देखने लगोगे उस दिन फिजिक्स इजी हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए चीजें कुछ ऐसी हैं बेटा कि लोग कहते हैं कि हमारी पढ़ाई हुई फिजिक्स थोड़ी सी ज्यादा समझ में आती है क्योंकि एग्जाम्पल्स थोड़े से अच्छे होते हैं। नहीं बेटा, बस आप प्रैक्टिकली जिस दिन हर जगह पर फिजिक्स को ढूंढने लगोगे, शुरुआत में कुछ दिन दिक्कत होगी, ठीक है ना, हर जगह पे फिजिक्स ढूंढने लगोगे, लॉज को फाइंड करने लगोगे, बेटा उसी दिन आप हमसे ज्यादा अच्छे हो जाओगे फिजिक्स में, ठीक है ना। तो फिजिक्स का मतलब ही है टू नो योर सराउंडिंग, टू नो योर सेल्फ, टू नो अबाउट योर रिलेशन, ठीक है ना। फिजिक्स का प्रैक्टिकल मीन ही यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जितनी भी चीजें होंगी, एवरी रूल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन एनी नेचुरल रूल, हर एक रूल एंड कॉन्सेप्ट जो होगा किसी ना किसी नेचुरल रूल पे डिपेंड करेगा। हर एक लॉ एंड रूल जो होगा वो किसी ना किसी नेचुरल रूल पे डिपेंड करेगा। बेटा उत्कर्ष आ गए, सो के उठ गए क्या? अरे वाह,
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो बताया गया, मतलब इतनी देर से मैं वॉच कर रहा हूँ, आधे घंटे में पहली बार बेटा 9 की स्ट्रेंथ पहुंची। मतलब आप लोग 20 तक की स्ट्रेंथ नहीं पहुंचा पा रहे हो, हैं? ठीक है, आप लोगों से अच्छे तो 12th वाले हैं, जहां पर 25 28 में रजिस्टर्ड बच्चे हैं, जिसमें से 25 28 में 25 24 रहते हैं, और आप 38 में 9 हो। चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर दूसरी चीज जो बताई जा रही है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जितने भी फिजिक्स के लॉज होते हैं, उन सभी लॉज में एक फिक्स फंडामेंटल होता है कि दुनिया में कितने कंजर्वेटिव लॉज हैं। कंजर्वेटिव का मतलब समझ रहे हो, कि जिनको ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस उन्हें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो कितने लॉज हैं वो? 5 कंजर्वेटिव लॉज हैं। कितने कंजर्वेटिव लॉज हैं बेटा? 5 कंजर्वेटिव लॉज। क्या बेटा चीजें क्लियर सुनाई दे रही हैं? वेरी गुड। क्या चीजें दिखाई दे रही हैं क्लियरली? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कंजर्वेटिव लॉज देखिए कितने होते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। यानी मास को ना तो आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है ना। उनको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव लॉज के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। 5 कंजर्वेटिव लॉज होते हैं बेटा। फर्स्ट कंजर्वेटिव लॉ जो होता है बेटा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड होता है बेटा आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं, पहले चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद होता है बेटा थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट होता है बेटा आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। फिफ्थ होता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा यहाँ पर ये ओवरऑल 5 कंजर्वेटिव लॉज आपके पास रहे। फिर से देखिए, यानी मास, एनर्जी, चार्ज, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, ये पांचों कंजर्व्ड होते हैं, और इनके अलावा कोई छठवीं प्रॉपर्टी नहीं होती जो कंजर्व्ड हो, ठीक है ना। यही 5 चीजें होती हैं जो कंजर्व्ड होती हैं, और उसमें आपको ढूंढना होता है। कोई भी लॉ होगा तो इन पांचों में से किसी एक को कम से कम वो फॉलो जरूर करेगा। हो सकता है वो कई को फॉलो कर रहा हो, लेकिन एटलीस्ट एक को तो फॉलो करेगा ही करेगा, चाहे जैसे, ठीक है ना। उसमें कोई इफ बट पॉसिबल है ही नहीं। तो बेटा कितने कंजर्वेटिव लॉज रहे आपके पास, कितने कंजर्वेटिव लॉज रहे बेटा आपके पास, जल्दी बताइए, कितने कंजर्वेटिव लॉज रहे? 5। चले बेटा इसको हम रिपीट करते हैं। कौन बताएगा बेटा 5 कंजर्वेटिव लॉज सभी का नाम? बताइए, अदिति आप ही बता दीजिए। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम। चलिए ठीक है। हाँ, 3 तक तो ठीक था बेटा, उसके बाद आवाज नहीं क्लियर आ रही बेटा आपकी थोड़ा सा। है, हाँ, चार्ज, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। वेरी गुड बेटा सगुन, ठीक है, आपका भी बिल्कुल ठीक था दिव्यांश, नहीं अदिति, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बेटा ये 5 लॉज रहे। अब इसमें देखिए, इसमें यही चीजें हैं, मतलब हमने साइंस के बारे में जाना, फिजिक्स के बारे में जाना, वो सब आता नहीं है बेटा, लेकिन जानना हमें जरूरी है। अब हम ये जान गए कि कितने कंजर्वेटिव लॉज होते हैं। तो देयर आर ओवरऑल 5 कंजर्वेटिव लॉज। हाउ मेनी कंजर्वेटिव लॉज?
5 कंजर्वेटिव लॉज। वो कंजर्वेटिव लॉज जो होते हैं बेटा, वो मास, एनर्जी, चार्ज, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। दुनिया में कोई भी लॉ होगा, कोई भी प्रिंसिपल होगा, वो इनमें से किसी ना किसी एक को एटलीस्ट जरूर फॉलो करेगा। बिना इनके उस लॉ का एग्जिस्ट कर पाना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं बेटा, कुछ फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर में। ठीक है ना, ये लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का। ये चैप्टर बड़ा छोटा सा है, पिद्दी भर सा चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है ना, लेकिन जो है देखो बेटा, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड चार्ज, ये जो दिया गया है बेटा, ठीक है, ये सब 5 होते हैं और इनके बारे में जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना, वैसे वैसे हम चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। अभी हम फंडामेंटल लॉज के बारे में वर्क करने चल रहे हैं। ठीक है ना, फंडामेंटल लॉज पे चलिए वर्क करते हैं बेटा। रफ कर दे बेटा इसे। चलिए ठीक है बेटा, वेरी गुड। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, नेचर में बेटा कुछ फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब a physical quantity needed to push, pull, carry or throw an object, deform or break them। यानी हमारे नेचर में किसी चीज को थ्रो करने के लिए, पुल करने के लिए, पुश करने के लिए, डिसॉर्ड करने के लिए, तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, यानी जो नेचर में ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। चलिए हम समझाते हैं कैसे। बेटा, आपने इस मार्कर को रिलीज कर दिया, ये नीचे की तरफ चला गया, इस तरीके से गया ना। ठीक है, वो फंडामेंटल फोर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आपने स्वेटर पहन रखा है। ठीक है, स्वेटर को सडन जब आप रिमूव करते हो, ठीक है, या फिर ब्लैंकेट, ठीक है ना, वुलन ब्लैंकेट का यूज किया आपने, जब उसको आप हटाते हो तो बेटा फिर से आप नोटिस करिएगा, आप स्पार्किंग देखते हो। बॉडी एंड ब्लैंकेट के इंटरेक्शन पॉइंट पे आप स्पार्किंग देखते हो। ठीक है ना, वो कौन सा फोर्स होता है? इंटरेक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है, और चार्ज के ट्रांसफर से क्या होगा बेटा? हीट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो स्पार्किंग वहां से जनरेट होती है ना। क्यों? क्योंकि जब आपकी बॉडी, हमारी बॉडी ब्लैंकेट के कांटेक्ट में है, ड्यूरिंग दैट कंडीशन बेटा फ्रिक्शन होगा। ठीक है ना, रबिंग के रीजन से, फ्रिक्शन के रीजन से ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होगा, तो वो फिर उसके बाद न्यूक्लियर। तो यहाँ पर देखिए 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं किसी बॉडी का को डिसऑर्ड करने के लिए, किसी बॉडी को ब्रेक करने के लिए, किसी बॉडी को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए। ये सब जो होते हैं पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बेटा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो ये 4 होते हैं बेटा। ठीक है, पहला होता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ के सेंटर के थ्रू ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट कराता है। और जरूरी नहीं है बेटा सिर्फ ये अर्थ ही करेगा, कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी को इंटरेक्ट करती है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना। अब इसको सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। क्या, किसने किया था बेटा? सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। बस इसके बारे में और ज्यादा जानना, लेकिन ये सबसे वीक फोर्स होता है बेटा, इससे वीक कुछ भी नहीं। दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है बेटा? अब देखो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्या होता है बेटा? ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसा होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स,
दो चार्ज पार्टिकल के बीच के फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो चार्ज पार्टिकल के बीच के फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है दैट वाज गिवन बाय द कूलम। किसने दिया था इसे? मिस्टर कूलम ने। बेटा ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये रिपल्सिव भी। अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी, यानी अगर सेम चार्जेस रहे, समझिएगा, तो ये कैसा होगा बेटा? रिपल्सिव इन नेचर। और अगर डिफरेंट चार्जेस रहे तो कैसा होगा बेटा? ये अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है ना। फिर थर्ड आपके पास आता है बेटा दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और फोर्स होता है बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है बेटा? ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पर आपको ये चार फोर्सेस के बारे में प्रॉपर्ली बताया गया। अब देखिए बेटा, अगर इनके कंपैरिजन करते हो, ठीक है, तो देखो बेटा इनका कंपैरिजन जो होता है, कंपैरिजन देखो बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देखोगे तो अगर इसे 1 माना, इसे क्या माना? यूनिट माना, तो इसकी कंपैरिजन में बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 टू पावर -2 ऑर्डर का होगा, यानी 1/100 टाइम्स। क्या होगा बेटा? 1/100 टाइम्स। इसके रिस्पेक्ट में अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स को लोगे तो वो 10 टू पावर -13 टाइम्स। समझ रहे हो कितना कम हो गया? और ये हो जाएगा 10 टू पावर -39 टाइम्स, 10 टू पावर माइनस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? तो नंबर 1 पे मिला बेटा ये, ठीक है, नंबर 2 पे मिला बेटा ये, नंबर 3 पे मिला बेटा ये, और नंबर 4 पे मिला ये। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर आपसे पूछा जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल, देन वीक न्यूक्लियर, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको इनके रेंज की बात की जाती है, तो जब आपसे रेंज की बात की जाती है तो रेंज में देखो बेटा, इनकी रेंज, ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना। तो देखो दो इनफाइनाइट, ग्रेविटेशनल इनफाइनाइट रेंज के होते हैं क्योंकि पूरे के पूरे यूनिवर्स में ये लगता है ना, इनफाइनाइट रेंज के होते हैं। ये भी इनफाइनाइट रेंज का होता है, ठीक है ना। जो दूसरा आपका है बेटा, ये भी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी इनफाइनाइट रेंज का होता है, इनफाइनाइट रेंज का होता है। और ये जो होता है बेटा, ये भी शॉर्ट रेंज का है, बहुत छोटी डिस्टेंस में ये वर्क करता है। और ये भी क्या है बेटा? बहुत शॉर्ट रेंज, लेकिन इफेक्टिव बहुत शॉर्ट रेंज के लिए ही सही, लेकिन ये इफेक्टिव बहुत है। इनका इफेक्टिव पावर जो होता है वो बाकी की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो बेटा ये इफेक्टिव बहुत है, लेकिन बस बाकी चीजों में थोड़ा सा इसमें जो है कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज दी गई। अब इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं यूनिफिकेशन एंड फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस का यूनिक कोई, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। नेचर एंड फिजिकल लॉज, तो बेटा कंजर्वेटिव लॉज के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। कंजर्वेटिव लॉज क्या होते हैं? 5 कंजर्वेटिव लॉज के बारे में आपको बताया गया है। अब उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जैसे माइक्रो स्कोपिक डोमेन इंक्लूड। तो देखिए कुछ चीजें इसमें हैं क्वेश्चंस के सीक्वेंस में। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आर ऑपरेट्स अमंग ऑल द पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को धीरे धीरे हम पिक करेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। इनके कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों को भेज दूंगा। बाकी इसमें दो चीजें थी। कितने कंजर्वेटिव लॉज हैं आपके पास? 5। फंडामेंटल फोर्सेस हमारे नेचर में कितने हैं? 4। उनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ये चीज जानना था। अब इसके बाद बेटा इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज उसको कुछ बेसिक्स पे वर्क कर ले रहे हैं। सही सही बेटा, वहीं से हमारा ये चैप्टर फिजिक्स स्टार्ट होता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये बताता है कि यस आई एम इम्परफेक्ट, हम पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हैं, हमें कमियां हैं, बट दैट कैन बी रिमूव्ड बाय
माई आर सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मैं अपने खुद के ऑब्जर्वेशन से उसे रिमूव करूंगा। बेटा ये फिजिक्स बताता है। अब आप कहोगे कैसे? बेटा जब अभी आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ोगे तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फिजिक्स ने खुद कहा है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जब आप किसी भी यूनिट को मेजर करते हो, अगर उसे मीटर में मेजर कर रहे हो तो सेंटीमीटर में उसमें जो है एरर होगी, सेंटीमीटर में कर रहे हो तो मिलीमीटर में होगी, मिलीमीटर में कर रहे हो तो डेसीमीटर में, डेसीमीटर में कर रहे हो मिलीमीटर में होगी, मिलीमीटर में कर रहे हो माइक्रोमीटर में होगी, माइक्रोमीटर में कर रहे हो नैनोमीटर में होगी, नैनोमीटर में कर रहे हो तो पिकोमीटर में होगी, फर्मीमीटर में होगी। तो इस तरीके से जिस भी रेंज में आप जाओगे मेजरमेंट के लिए, दूसरे लेवल पे उसमें कहीं ना कोई मिस्टेक होनी ही होनी है। तो फिजिक्स ने खुद कहा कि एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड नॉट कैन बी रिमूव्ड, यानी कि इस वर्ल्ड में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, बट परफेक्ट बनने के लिए लगातार ट्राई करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना? फिजिक्स से ही ये कोटेशन पिक किया गया है कि एरर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड, इट ओनली कैन बी रिड्यूस्ड। तो बेटा जब भी कभी कोई मेजरमेंट करने के लिए हम जाएंगे, पहले क्या होता था समझिए, जैसे इंडिया में आपने एक सॉल्ट के पैकेट को पैक किया 1 किलोग्राम का, बेटा उसे लंदन सप्लाई कर दिया गया, तो लंदन सप्लाई करने पर क्या हुआ, आपने उसे यहाँ पर किलोग्राम में पैक किया, पैकिंग करने वालों को उसका पैसा दिया, वो यहाँ से वहां पर एक्सपोर्ट किया गया, वहां पर गया, लेकिन वहां पर तो वो पाउंड में बिकता था। किसमें बिकता था? पाउंड में बिकता था। तो पाउंड में जब बिकता था तो उसको फिर से ओपन किया गया, ओपन करने का चार्ज, फिर से उसे पाउंड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसका चार्ज, फिर से पैकिंग की गई उसका चार्ज, और फिर लोगों में किस फॉर्म में गया बेटा? समझ पा रहे हैं आप बात को? तो बेटा पहले मेजरमेंट के अलग अलग पैटर्न्स अलग अलग जगहों पर चलते थे। 3 सिस्टम्स थे हमारे पास। एक था आपका MKS सिस्टम। MKS कौन सा सिस्टम बेटा? MKS। MKS सिस्टम क्या होता था? MKS इसको बोलते थे मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी डिस्टेंस को मीटर में मेजर करोगे, ठीक है ना, देखना है, मास को किलोग्राम में मेजर करोगे एंड टाइम को सेकंड में। तो ये तो ठीक था बेटा, ठीक है ना। ये कहां कहां पर चलता था? उन कंट्रीज में चलता था जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के। फिर दूसरा सिस्टम था बेटा FPS सिस्टम। क्या था बेटा? FPS, फुट पाउंड सेकेंड। इसमें डिस्टेंस को फुट में मेजर करते थे, वेट को पाउंड में, मास को पाउंड में मेजर करते थे, और टाइम को सेकंड में। इसको कौन मेजर करता? इसमें बेटा ब्रिटिशर्स और उनकी फ्रेंड कंट्रीज जैसे ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जो है FPS में चलते थे। और फिर लास्ट में एक आता था बेटा CGS, जो सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड में चलते थे, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकली कहीं पर यूज नहीं होता था, बस एक सिस्टम अलग से आपका था। लेकिन बेटा फिर अलग अलग सिस्टम में होने के रीजन से अलग अलग जगहों पर सप्लाई होती थी, तो अलग अलग कॉस्ट आ जाता था, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझिए कि श्रीलंका में पेट्रोल, अभी का तो नहीं पता, लगभग पिछले लॉकडाउन से पहले जब यहाँ पर पेट्रोल आपका लगभग 70-75 रुपए के आसपास था, ड्यूरिंग दैट टाइम श्रीलंका हमसे पेट्रोल परचेज करता था और उस पेट्रोलियम को अपने यहाँ वो 45 रुपए में बेचता था। इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 45 रुपए में बेचता था, मतलब वहां की करेंसी में 60 रुपए में और इंडियन करेंसी में 45। सोचो, हमसे खरीद करके वो खुद के लोगों को 45 में बेचता था और कहता था मैं प्रॉफिट में भी हूँ, ठीक है ना। तो बस वही चीजें यहाँ पे भी हो रही थी बेटा। अलग अलग सिस्टम्स के होने से करप्शन बहुत बढ़ गया था, अलग अलग सिस्टम्स के होने से करप्शन। तो उस करप्शन को दूर करने के लिए एक कॉमन सिस्टम बनाया गया, कहा गया कि सिस्टम, उसको बोला गया SI सिस्टम। SI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या रहा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ D यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ D यूनिट विच इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इन होल द वर्ल्ड। पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम का यूटिलाइजेशन हुआ और कहा गया कि दुनिया में सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, 7 क्वांटिटीज,
और इन्हीं क्वांटिटीज का यूज करके अदर सारी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो अलग अलग क्वांटिटीज के लिए अलग अलग यूनिट और ये सब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो यहाँ पर हमने कहा अब उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन कौन सा आया बेटा। पहला रहा लेंथ, ठीक है ना, जिसको बोला डिस्टेंस। दूसरा रहा बेटा मास। तीसरा रहा टाइम। फिर उसके बाद रहा इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद रहा हीट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन 7 को बताया गया क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर से देखिए, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, हीट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो इन सबको मेजर करने के लिए सबकी अलग अलग यूनिट बताई गई। 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, सब फंडामेंटल, एक एंगल और एक सॉलिड एंगल। एंगल तो ये कि 2 लाइंस को मिला दो बेटा, कह दो एंगल है, ठीक है ना। अब कहोगे सॉलिड एंगल, बेटा कौन देखा है आइसक्रीम वाला, उसमें बेटा अंदर देखो ऐसा एंगल बनता है, आपने देखा ये ऐसा 3D में एंगल बनता है ना, ऐसा गोला गोला, ठीक है, ये ऐसा एंगल बनता है ना। तो बेटा ये जो होता है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो 7 फंडामेंटल यूनिट। और हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, ऐसी कौन सी यूनिट है जो किसी सिस्टम में कभी नहीं बदलती। दैट यूनिट इज टाइम। दैट यूनिट इज टाइम। टाइम की यूनिट हर सिस्टम में ऑलवेज रिमेन द सेम। वो हमेशा क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना सा था, ये पहले वाला, बस उसको देखिए। कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में सेंड करूंगा अभी शाम तक, और उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। और फिर इसके बाद बेटा कल से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा इंटरेस्टिंग मैनर में, डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब समझिए कि नई नई डिशेस का जो इंटरेस्ट होता है ना, उससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको इसमें मिल जाएगा अगर आप चीजों को समझने पे आ गए तो, ठीक है ना। मतलब माइंड में जितना चकल्स होंगे, जितने ज्यादा डाउट्स होंगे, जितना आप चीजों में उलझोगे, उतना ही आपकी फिजिक्स सुलझती जाएगी, ठीक है ना। और जितना आप चीजों से बचोगे, मैं क्यों देखूं, मैं क्या करूं, मैं क्यों समझूं, वहां पर बेटा उतना ही कॉम्प्लिकेटेड। चीजों से उलझना सीखो, ठीक है ना, लोगों से नहीं, चीजों से उलझो, देखो समझो क्या है, कैसे, ऐसे क्यों वर्क हो रहा है, ठीक है ना। तो जब वहां पे हो तो यहाँ पर पूछिए। किसी का अगर और कोई डाउट हो बेटा, तो नाउ वी हैव ओवरऑल 7 मिनट्स रिमेनिंग, आप पूछ सकते हो प्लीज। इफ यू हैव एनी द क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू कैन आस्क टू मी। एफ से होता है बेटा फुट, कहने के कितने फुट के हो, तो कहें 4 फीट 5 इंच के हैं, ठीक है ना। तो एफ का मतलब फुट होता है बेटा। और किसी के पास कोई डाउट है बेटा? अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं कल से, लेकिन बच्चों से बता दीजिएगा। अगर क्लासेस क्लासेस बेटा क्या सही रही कि बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज में ही सारे टीचर्स ने चला दिया? रिस्पांस नहीं आया, यानी कि ऐसे मजाक मजाक में ही सारे टीचर्स ने चला दिया। क्यों वैभव, क्लासेस चली सही से? किसी का रिस्पांस नहीं, यानी टीचर्स ऐसे ही जो है फर्जी में क्लास चला दिए, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है। चलिए ठीक है, कंप्लेन कर दीजिएगा आप लोग विवेक भैया से। चलिए ठीक है बेटा, क्लासेस को ओवर करते हैं, कल हम लोग मिलते हैं। बिल्कुल कल फुल मेंटेलिटी के साथ, अच्छे से तैयारी के साथ आएंगे, क्लासेस को लेके चलेंगे, और जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उन सारी चीजों को हम क्लियर करेंगे अच्छे से, उसमें कहीं पर कोई इस बट नहीं है। इससे भी बेटर क्लासेस कल की होंगी, ठीक है ना। वेरी गुड अंशिका, वैभव, वेरी गुड बेटा। 2-4 बच्चे, 5 बच्चे ऐसे रहे जो पूरी क्लास में कंटिन्यूअसली बने रहे, अच्छा लगा बेटा देख करके। सुमित भैया आप भी थोड़ा लेट हो गए थे, कल से टाइमली आएंगे ना। सरगुन आप तो स्टार्टिंग से थी, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, अंशिका अंशिका भी स्टार्टिंग से थी, बहुत अच्छा। जो बच्चे नहीं हैं उनको बताइए कि क्लासेस में, मतलब बच्चों की माइंड में कहीं ना कहीं यही चीजें हैं कि फर्जी में जैसे स्कूल की क्लासेस होती थी वैसे ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। हम लोग जो है कभी भी कोई भी चीज फर्जी पे काम नहीं किया ना, जमीनी हकीकत पे काम करते हैं। और आप लोग बेटर तरीके से जान रहे हो कि हम आप लोगों के साथ किस लेवल तक खड़े होते हैं। तो कल से उन सारे बच्चों को कहिए कि क्लासेस में रहें, ठीक है ना। और जो भी बच्चे हों आपके साथ के, प्लीज उन्हें आप लेकर के आइए, ठीक है ना। चार्जेस इसीलिए रिड्यूस कर दिए गए कि आप सब लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, क्लासेस को ओवर कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों। स्टे सेफ एट द होम, बिल्कुल सुरक्षित रहिए, किसी भी तरीके से रिस्क मत लीजिए। मैं भी घर से बाहर नहीं जा रहा हूँ, आप भी घर से बाहर नहीं जाइए। थैंक यू ऑल।